ड्रामा की शुरुआत हमारे मेन लीड पेजेंट के साथ होती है, जो कि अभी अब्रॉड से अपने कंट्री आया होता है। यहाँ पर कार में उसका असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि अभी सबसे पहले उसे हायरन हॉस्पिटल चलना होगा, जहाँ पर उसने इन्वेस्टमेंट किया है। तभी हम देखते हैं कि पेजेंट यहाँ पर एक लड़की की फ़ोटो देख रहा होता है और वो अपने असिस्टेंट से पूछ रहा होता है कि वो लड़की अभी तक मिली कि नहीं। तो असिस्टेंट बता रहा होता है कि इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। और फिर वो पेजेंट से कह रहा होता है कि वैसे बॉस, अगर आपके ग्रैंडपा को पता लग गया कि आप अब्रॉड से आ चुके हैं तो वो पक्का पे फैमिली का बिजनेस आपको संभालने के लिए देना चाहेंगे। तभी पेजेंट तो यहाँ पर उस लड़की के बारे में सोच रहा होता है कि वो इतने सालों से ठीक भी होगी कि नहीं। और फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम शू है और वो कोई और नहीं हमारी फीमेल लीड है। वो अभी हॉस्पिटल में अपने हस्बैंड के साथ डॉक्टर से मिलने आई होती है। डॉक्टर चाओ से समझा रही होती है कि 6 महीने पहले ही तुम्हारा अबॉर्शन हुआ है और फिर से तुम बेबी करने का ट्राई कर रही हो, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। वो शू के हस्बैंड जियांग को भी समझाने लगती है कि आपको अपनी वाइफ का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। ऐसा बोलकर उससे रिपोर्ट दे रही होती है और नीचे उससे पैर लगा रही होती है। तब यहाँ पर जियांग शू से कहता है कि तुम बाहर चलो और मेडिसिन ले लो, तब तक मैं डॉक्टर चाओ से बात कर लेता हूँ। फिर शू बाहर चली जाती है और जियांग डॉक्टर चाओ के पास आता है। तो वो उससे पूछती है कि तुम तो इससे डिवोर्स लेने वाले थे ना, तो ये सब क्या चल रहा है, वो कंसीव करने की कोशिश क्यों कर रही है। तो ये कहता है कि तुम बस मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं उससे डिवोर्स ले लूँगा। दूसरी तरफ हम पेजिंग को देखते हैं जो कि यहाँ हॉस्पिटल पहुँचता है। उसे देखकर यहाँ पर सारी नर्स वगैरह बातें कर रही होती है कि वो बहुत ही बड़ा बिग शॉट है जो कि अब्रॉड से है और उसने अब मेडिकल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। तो फिर अब तो वो लोग काफ़ी आगे बढ़ने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि पेजिंग यहाँ शू को देख रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली उसने उसे ढूंढ लिया। तभी इतने में शू यहाँ पर एक बंदे से टकरा जाती है और उसका हियरिंग एड नीचे गिर जाता है। तभी वो बंदा उसे परेशान करने लगता है। तो शू उस बंदे को सॉरी कहती है कि वो गलती से टकरा गई थी और उसके हियरिंग एड गिर गया तो उसे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। तो बंदा तो उसके और पीछे पड़ जाता है और यहाँ पर शू बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होती है। तभी इतने में पेजिन उस बंदे को किक करके उसे दूर करता है और शू नीचे ही बैठकर अपने कान बंद करते हुए रोने लग जाती है। तभी पेजिन उसका हियरिंग एड पहना देता है और उसे पूछता है कि तुम ठीक हो, और फिर उसके सारे पेपर्स और मेडिसिन वगैरह भी उठाने में हेल्प करता है। तो शू उसकी हेल्प के लिए उसे थैंक्स कर देती है और तुरंत ही वहाँ से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि पेजिन के पास सारे डॉक्टर्स आए होते हैं और वो लोग इनकन्वीनियंस के लिए उसे सॉरी कह रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि पेजिन तो शू को ही देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि क्या सच में वो इतने सालों से ठीक होगी। फिर जैसी शू यहाँ लिफ्ट में आती है तभी पेजिन भी जल्दी से लिफ्ट में आ जाता है और शू से देखकर सोच रही होती है कि वो इस बंदे से पहली बार मिल रही है, लेकिन वो उसे फिर भी जाना पहचाना लग रहा है। तभी पेजिन उसकी रिपोर्ट देख लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें बच्चे चाहिए, लेकिन क्या तुम्हें डॉक्टर ने बताई नहीं कि तुम्हारी कंडीशन अभी ठीक नहीं है और ऐसे में तुम्हारे लिए इंजेक्शंस लेना बिल्कुल सही नहीं है। तो शू बताती है कि डॉक्टर ने मुझे बताया है। तो वो कहता है कि फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वो पूछता है कि तुम्हारा हस्बैंड के तुम्हारे साथ अच्छे से नहीं है। तो शू कहती है कि बिल्कुल नहीं, वो बहुत अच्छा है और मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे के फर्स्ट लव है। वो बताती है कि कॉलेज टाइम में जब उसकी ग्रैंड माँ बीमार थी तो उसने उनका बहुत ख्याल रखा था और उसकी ग्रैंड माँ के फ्यूनरल को भी उसने ही हैंडल किया था। तो पेशेंट पूछता है कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो तुम्हें कैसे ट्रीट करता है। तो शू फिर इस बारे में याद करने लगती है कि कैसे जियांग ने उसे शादी करने के लिए अपनी मॉम के सामने नील डाउन करके उन्हें मनाया था कि वो सिर्फ और सिर्फ शू से शादी करना चाहता है। शादी के बाद जब शू प्रेग्नेंट थी तो जियांग बिल्कुल भी उसकी केयर नहीं करता था। वो उसे कोई भी चीज़ के लिए कॉल भी लगाती थी तो वो उसे बातें सुनाता था कि छोटे छोटे काम तो अब वो खुद कर लिया करे, वो ऑफिस में बहुत बिजी रहता है। फिर जब शू का मिस कैरेज हो गया था तो जियांग की मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई थी और उन्होंने जियांग को बहुत डांटी थी कि ये लड़की तो कोई काम की नहीं है, इससे तो तुम्हारा बच्चा भी नहीं संभाला जा रहा है। शू ये सब याद करते हुए पेजिन से झूठ कहती है कि नहीं, वो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। तो कहता है कि ठीक है। फिर इतने में लिफ्ट में और भी सारे लोग आ जाते हैं तो इसलिए फिर पेजिन और शू काफ़ी क्लोज आ चुके होते हैं और इतने में शू दिखती है कि लिफ्ट में उसका हस्बैंड जियांग भी आ रहा है। तो वो जल्दी से अपना फेस छुपा रही होती है, पर इतने में जियांग को फिर से कोई कॉल आ रही होती है तो वो तुरंत ही लिफ्ट से बाहर चला जाता है और लिफ्ट बंद हो जाती है। फिर पेजिन इस बारे में शू से पूछ रहा होता है कि तुम किससे छुप रही थी। तो शू बताती है कि उसका हस्बैंड आ गया था और वो नहीं चाहती थी कि वो उसे ऐसे देखकर कुछ भी गलत समझे। फिर इसके बाद सभी लोग निकल रहे होते हैं तो शू भी यहाँ पर पेजिन से बताती है कि उसका फ्लोर आ गया। फिर वो तुरंत ही जाने लगती है तो पेजिन उसकी ईयरिंग उठाकर उसे देने लगता है तो वो उससे थैंक यू कहती है। तो पेजिन उसे बताता है कि वैसे तुम पर पर्ल ईयरिंग ज़्यादा सूट करेगी। तो शू बस उसे देखती रह जाती है और फिर लिफ्ट क्लोज होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पेजिन अपने घर पे होता है और वो शू और अपने बचपन को याद कर रहा होता है। उस दिन उसकी मॉम का फ्यूनरल चल रहा था और पेजिन अपनी मॉम की फ़ोटो को लेकर अपसेट बैठा था। तभी उस दिन एक लड़की ने उसे कुछ स्वीट खाने को दी थी ताकि उसका मूड थोड़ा अच्छा हो सके और वो हैप्पी फील कर सके। और उसी दिन ही फिर पेजिन को अपने घर से निकलना पड़ा था क्योंकि अब से उस घर में उसके डैड के साथ उनकी मिस्ट्रेस
और उनका नाजायज़ बेटा रहेंगे। फिर हम देखते हैं कि पेजिंग के पास उसका असिस्टेंट शू की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेकर आता है और ये भी बताता है कि मिस शू और मिस्टर जियांग की शादी हुए 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक उनका कोई बच्चा नहीं है। तो जैसे ही पेजिंग जियांग का नाम सुनता है तो उसे अभी पता लगता है कि शू का हस्बैंड कोई और नहीं, उसका स्टेप ब्रदर है, उसके डैड का नाजायज़ बेटा। असिस्टेंट पेजिंग को शू के बारे में बता रहा होता है कि 1 साल पहले शू जब प्रेग्नेंट हो गई थी तभी उसे एक सीरियस इन्फेक्शन हुआ था जिसकी वजह से उसका हियरिंग लॉस हुआ था और उसी टाइम पर उसका मिसकैरेज हो गया। और वो वही टाइम था जब बॉस आप अब्रॉड गए थे अपना नाम बनाने के लिए। और वो ये भी बताता है कि मिस शू आजकल अपने लिए कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही है ताकि वो अपने कान का ट्रीटमेंट करवा सके। तो पेजिंग को ये कन्फर्म हो जाता है कि शू की लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है। फिर दूसरी तरफ हम शू को देखते हैं जो कि अपने घर का काम कर रही होती है। तभी उसे यहाँ पर पेजिंग के असिस्टेंट की कॉल आती है और वो डायरेक्टली शू से जॉब की बात करता है कि मिस शू आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे बॉस को एक कुक की ज़रूरत है, तो क्या आप ये पार्ट टाइम जॉब करना चाहोगी? मेरे बॉस को घर का खाना बनाने वाली कुक चाहिए और अगर आप ये जॉब करना चाहो तो आप अपनी सैलरी भी बता सकती हो आपको कितनी चाहिए। तो शू कहती है कि आप मुझे एड्रेस सेंड कर दो, मैं आज ही काम के लिए पहुंचती हूँ। और फिर शू बहुत ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली उसे कोई काम का ऑफ़र है। और यहाँ पर पेजिंग का असिस्टेंट सोच रहा होता है कि बॉस पहली बार किसी लड़की के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मैंने तो कभी उनको ऐसा करते हुए नहीं देखा। फिर इसके बाद शू काम पर जाने के लिए तैयार हो रही होती है और तभी वो अपनी सारी इयरिंग्स को देखकर याद करती है कि पेजिंग ने उसे कहा था कि उसे पर्ल इयरिंग ज़्यादा सूट करेगी। तो फिर वो पर्ल वाली इयरिंग ही पहन लेती है और अपने आप को देखकर खुश होती है। दूसरी तरफ हम जियांग और चाओ को देखते हैं जो कि यहाँ साथ में कार में होते हैं। तभी चाओ से कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम्हारी वो वाइफ तुम्हें छोड़कर चली जाएगी और उसे कुछ मिलेगा भी नहीं। तो जियांग पूछ रहा होता है कि तुम्हारा क्या प्लान है? तो कहती है कि देखो तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली है ना, तो एक काम करो तुम उसे होटल में इनवाइट करो। फिर मैंने एक बंदे से बात कर ली हूँ जो कि उसका लवर बनने का प्रिटेंड कर लेगा और हम उनकी फ़ोटोज़ ले लेंगे और इस तरीके से फिर तुम्हारा उसके साथ डिवोर्स हो जाएगा। तो जियांग कहता है कि लेकिन ये उसके साथ कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा? चाहे जो भी हो वो आखिर मेरी पे फैमिली की डॉटर इन लॉ है। तो चाओ उसे चिल्लाती है कि तुम्हें समझ नहीं आता है कि इस तरीके के अलावा कोई तरीका नहीं है कि तुम उसे बिना कुछ दिए डिवोर्स ले सको, और तुम्हें मेरी ये फैमिली की पावर की ज़रूरत है ना ताकि तुम अपने ग्रैंडपा से अपनी फैमिली इनहेरिटेंस ले सको। तो चुपचाप से मेरी बात सुन लो। तो जियांग फिर चाओ की बात मान जाता है कि ठीक है जैसा तुम बोलती हो वैसे ही करते हैं। फिर चाओ तो खुश जाती है कि अगर पे फैमिली में उसकी शादी हो जाती है तो उसके डैड भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। फिर इसके बाद शू यहाँ पेजिंग के घर में पहुँचती है और वो अपना ब्रेसलेट निकाल के रख देती है और फिर वेजिटेबल्स वॉश करने का काम शुरू करती है। तब यहाँ पर पेजिंग उसे देखकर खुश हो रहा होता है और वो इमेजिनेशन में उसे हक भी कर रहा होता है। तब यहाँ पर वेजिटेबल नीचे गिर जाता है तो शू उठाने जाती है और यहाँ पर पेजिंग भी उसकी हेल्प करने आता है। तो उसे देखकर शू शॉक होती है। तभी पेजिंग खुश होकर कहता है कि मैंने जो तुम्हें पर्ल इयरिंग पहनने की एडवाइस दिया था तुमने उससे ले ली तो मुझे अच्छा लगा। तो शू बताती है कि उसने बस रैंडमली ये इयरिंग पहनी है, कुछ ज़्यादा सोच के नहीं। फिर वो खाना बना के जब उसे सर्व करी होती है तो फिर पेशेंट कह रहा होता है कि मुझे पता नहीं था कि मेरे असिस्टेंट ने जिसे मेरी कुक के लिए चुना होगा वो तुम होंगी। यहाँ पर शू से बताने लगती है कि उसके असिस्टेंट ने उसे बताया था कि उसकी ग्रैंडमा उसके लिए सारी डिशेस बनाती थी तो उसे ये सब खाना पसंद है इसलिए उसने यही सब बनाई है। वो उसे टेस्ट करके बताने बोलती है कि अच्छा बना है कि नहीं। तो जैसे ही पेजिंग इसे टेस्ट करता है तो उसे याद आ रहा होता है कि छोटी वाली शू ने भी उसे ऐसी स्वीट्स खाने को दी थी। वो ये खाकर शू से कह रहा होता है कि इसे खाने से खुशी फील होती है ना। फिर वो शू को बैठने बोलता है और उसे कहता है कि हम लोग अपना वीचेट शेयर कर लेते हैं। तो वो शॉक हो रही होती है। पेजिंग कहता है कि तभी तो फिर मैं तुम्हें खाने के लिए पे कर पाऊँगा। शू मना करती है कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, आज तुमने हॉस्पिटल में भी मेरी हेल्प किए थे तो ये बस समझ लो कि मैं तुम्हें थैंक्स कर रही हूँ। जियांग कहता है कि लेकिन तुम पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही थी ना और मुझे भी एक कुक की ज़रूरत है, तो क्यों ना तुम रोज़ मेरे लिए खाना बना दो और मैं तुम्हें मंथली पे करूँगा। तो शू मान जाती है और जैसे ही उसे वीचेट शेयर करती है तो जियांग तुरंत ही उसे पैसे पे करता है और वो शॉक होती है कि उसने इस खाने के उसे पूरे 10,000 दे दिए। वो कहते हैं कि नहीं ये बहुत ज़्यादा है। तो जियांग बता रहा होता है कि जो 5 स्टार होटल का शेफ़ है वो इससे भी कई गुना ज़्यादा लेता है और तुम्हारी जितनी अच्छी कुकिंग भी नहीं होती उसकी, तो मुझे तो लगता है कि तुम मेरे लिए कुकिंग करोगी तो ये तो मुझे सस्ते में पड़ रहा है और ये मेरे लिए बहुत अच्छी डील है। तो शू उससे कहने लगती है कि तारीफ़ के लिए बहुत थैंक यू लेकिन अब मुझे चलना होगा, और वो जल्दी से फिर वहाँ से निकल के बाहर आ जाती है। तभी उससे उसके हस्बैंड जियांग की कॉल आती है और वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है तो हम लोग स्टारलाइट होटल में सेलिब्रेट करेंगे, तो रूम नंबर 2101 में पहुंच जाना, मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। जैसे ही फिर शू वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि जियांग ने उसके लिए पूरा रूम डेकोरेट करवाया होता है और वो उससे कह रहा होता है कि उसने उसके लिए बहुत कुछ करी है,
शादी के बाद पहले तो उसने अपना करियर उसके लिए छोड़ दी और उसकी फैमिली को एक वारिस देने के लिए भी उसने कितनी कोशिश करी और उसकी मॉम का इतना सारा गुस्सा भी झेली और फिर ये बोलकर वो उसे फ्लावर देने लगता है। तभी इतने में शू को पेजिन का मैसेज आता है। वो उसे पूछ रहा होता है कि तुम्हारी सेंट की स्मेल मुझे बहुत पसंद आई है, तो क्या तुम मुझे रिकमेंड कर सकती हो। तभी जियांग कहता है कि क्या हुआ, किसका मैसेज है। तो शू कहती है कि कोई नहीं, मेरी फ्रेंड है। फिर जियांग कहता है कि मैं जाकर शावर लेकर आता हूँ। फिर वो बाथरूम चला जाता है और तभी यहाँ शू के फ़ोन पर उसे पेजिन की कॉल भी आने लगती है। तो वो कॉल उठाकर उसे स्लो से कहती है कि मिस्टर पेजिन आप क्या करना चाहते हैं। तो पेजिन उसे बताता है कि तुम अपनी चीज़ भूल कर चली गई हो, तो अगर मैं तुम्हें देने आऊँगा तो थोड़ी ना सही होगा, इसलिए तुम खुद ही आकर ले लो। तभी हम देखते हैं कि जियांग उसी बंदे को कॉल करके बता रहा होता है कि अभी बस जैसी शू सो जाएगी तो वो उसे बुला लेगा। फिर ये जैसे बाहर निकलता है तो शू यहाँ पर होती ही नहीं है। तभी वो उसे मैसेज कर देती है कि उसे कुछ अर्जेंट काम पड़ गया है, इसलिए वो कहीं गई हुई है। फिर शू पेजिन के रूम के बाहर तक पहुँचती है और जैसे ही वो डोर खोलता है तो उसे अंदर आने के लिए बोल रहा होता है। शू कहती है कि आप मेरी चीज़ को यहीं से दे दो, मेरा ऐसे बार बार आना सही नहीं है। तो पेजिन उसे समझा रहा होता है कि लेकिन ऐसे तुम बाहर खड़ी रहोगी तो लोगों को ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड होगा। तो शू अंदर आती है और पेजिन को ऐसे पास आता हुआ देखकर वो उसे समझाने लगती है कि काम के अलावा वो लोग एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो मैरिड है। तो पेजिन कहता है कि तुमने तो मुझे इतनी जल्दी एक बुरा पर्सन समझ ली। वो उसे उसका ब्रेसलेट देने लगता है और बताता है कि ये तुम्हारा ही है ना, तुम किचन में भूल के चली गई थी। तो शू उससे तुरंत ही सॉरी बोलती है और जैसे ही वो ब्रेसलेट लेकर पहनने जा रही होती है तो कहता है कि लाओ मुझे, तो मैं पहना देता हूँ। और वो उसे कहता है कि अगली बार ध्यान रखना, किसी स्ट्रेंजर मैन के घर पे अपनी कोई चीज़ मत भूलना। और वो फिर उसके लिए डोर खोल देता है। तो शू जैसी रूम से बाहर निकल रही होती है तभी वो जियांग को देख लेती है और जल्दी से पीछे मुड़कर वापस से रूम में आने लगती है, पर जियांग उसे देख चुका होता है और वो उससे आवाज़ देने लगता है कि शू क्या वो तुम ही थी। तभी शू जल्दी से दरवाज़ा बंद करती है और वो कहती है कि मिस्टर जिन आप मेरी हेल्प कर सकते हो, मुझे एक रूम में छुपने दे दो। पेजिन उसे पूछ रहा होता है कि उसे किस बात की डर है। तो शू कहती है कि वो ऐसे किसी स्ट्रेंजर मैन के रूम में आई है और अगर उसके हस्बैंड को ये पता लगेगा तो वो पक्का मिसअंडरस्टैंड कर लेगा और उसे एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी रूम के बाहर जियांग पहुंच जाता है और वो चिल्लाने लगता है कि शू तुम अंदर हो ना, मुझे आवाज़ दो। पेजिन को हंसी आ रही होती है और वो शू से कहने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम लोग के बीच में मिस्ट्रेस बन गया हूँ। जियांग तो बाहर से चिल्ला कर कह रहा होता है कि आखिर वो कौन चीटर मैन है। तो फिर पेजिन शू से कहता है कि अब तो लगता है अगर मैं कुछ करूँ भी तो मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे बस वो सच साबित होंगे। तभी वो उसके क्लोज आता है तो वो डर के अपनी आँखें बंद कर लेती है। फिर उसके बाद पेजिन यहाँ दरवाज़ा खोलता है और वो जियांग को चिल्ला कर कहता है कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो। तो जियांग कहने लगता है कि मैंने अपनी वाइफ को यहाँ अंदर आते हुए देखा हूँ। तो पेजिन फिर अंदर आके दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि शू दरवाजे के पीछे छुपी होती है। पेजिन कहता है कि जाओ चेक कर लो, लेकिन हाँ याद रखना कि अगर तुम्हें अंदर कोई नहीं मिलता है और ये प्रूव हो गया कि तुमने अभी मेरे ऊपर सब झूठा इल्ज़ाम लगाया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो जियांग डर जाता है और तुरंत ही बाहर चला जाता है और कहता है कि शायद मुझसे गलतफहमी हुई होगी और फिर वो शू को ढूंढने के लिए इधर उधर जाने लगता है। तभी शू फिर पेजिन से कहती है कि सॉरी मिस्टर पे आपको डिस्टर्ब करने के लिए, और वो तुरंत ही फिर उसके रूम से निकल के चली जाती है। फिर इसके बाद शू जब अपने घर में काम कर रही होती है तो यहाँ पर जियांग को शाओ की कॉल आ रही होती है। तो वो देखता है कि शू ने अपनी हियरिंग एड नहीं लगाई है तो उसे तो कुछ सुनाई नहीं देगा। तो वो मज़े में चाओ से कॉल पे बात करने लगता है। चाओ जियांग से कहने लगती है कि कल तुम्हारी मॉम ने मुझे डिनर के लिए इनवाइट करी है और मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी वाइफ की वो रिपोर्ट लाकर मैं सभी के सामने दिखा दूँ कि वो कितनी ज़्यादा बीमार है और प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। तो जियांग कहता है कि तुम कितनी ज़्यादा नॉटी हो, देखो ऐसा मत करो, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन का इतना वेट कर रहे हैं तो उन्हें बहुत ही बड़ा झटका लगेगा। फिर इतने में शू यहाँ जियांग के पास आती है और उस हस्बैंड कहते हुए आवाज़ देती है और जल्दी से अपनी हियरिंग एड पहनकर पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे थे। तो जियांग जल्दी से कॉल कट करते हुए बताता है कि कोई नहीं, बस मैं कलीग से बात कर रहा था। फिर वो पूछ रहा होता है कि वीकेंड पर क्या तुम ओल्ड हाउस चलोगी। तो शू कहती है कि मैं वहाँ जाके क्या ही करूँ, ताकि तुम्हारी मॉम मुझे बेबी करने के लिए प्रेशर करे। तो जियांग कह रहा होता है कि तुम क्या ही सोच रही हो, वैसे भी ग्रैंडपा तो तुम्हें इतना ज़्यादा फेवर कर देना और तुम क्या उनके सामने मेरी कुछ तारीफ़ ही नहीं कर सकती हो ताकि वो थोड़ा मुझसे खुश हो जाए। और रही बात मेरी मॉम की, तो उनकी तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी मॉम को तुम्हारे लिए हैंडल कर लूँगा। तो शू मान जाती है कि ठीक है, लेकिन तुम अपनी मॉम को ज़रूर हैंडल करना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग को ग्रैंडपा कॉल पर उसे कल के फैमिली डिनर के लिए बुला रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अब वो अब्रॉड से वापस आ गए तो अब वो फैमिली को संभाल ले और इंचार्ज बन जाए, क्योंकि अब उसके डैड के जाने के बाद वही उनका सपोर्ट है। तो जियांग अपने ग्रैंडपा को याद दिलाता है आपके पास जियांग भी तो है, आपका दूसरा ग्रैंडसन। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर उसके अंदर तुम्हारी हाफ भी एबिलिटी होती ना तो मैं मान जाता, लेकिन वो बिल्कुल भी कोई लायक का नहीं है और ऊपर से कल वो अपनी वाइफ को भी लाने वाला है
तो वो बस मुझे प्रेशर करना चाहता है कि उसके होने वाले बच्चे को मैं हमारी फैमिली का वारिस बनाऊँ। तो पेजिन सोचता है कि यानी शू भी कल डिनर के लिए आने वाली है, तो फिर वो अपने ग्रैंडपा को हाँ कह देता है कि वो आ जाएगा, और फिर वो शू की फ़ोटो देख रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे पेजिन के ग्रैंडपा के घर पे जो डिनर पार्टी होती है उसमें जियांग की मॉम ने चाओ को बुलाई होती है और वो ग्रैंडपा से मिलवाने लगती है कि ये जियांग की बचपन की फ्रेंड है। तो ग्रैंडपा बताते हैं कि आज कोई और भी आने वाला है, और फिर तभी इतने में यहाँ पर पेजिन की एंट्री होती है। तो जियांग भी फिर उसे देखते रह जाता है और शो भी, और वो सोचती है कि ये पर्सन यहाँ पे कैसे, इसकी क्या आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे ग्रैंडपा फिर बता देते हैं कि असल में पेजिन इस फैमिली का दूसरा यंग मास्टर है। शू को भी पता लगता है कि यानी पेजिन जियांग का स्टेप ब्रदर है। फिर यहाँ पर ग्रैंडपा पेजिन से इस बारे में पूछ रहे होते हैं कि तुम मुझसे इतना दूर क्यों बैठे हो। तो फिर जियांग कहता है कि कोई बात नहीं, आखिर सब फैमिली मेम्बर है, तो ग्रैंडपा उसे रहने दो। फिर सभी डिनर शुरू करते हैं और तभी यहाँ पर जियांग ने शू की रिपोर्ट लेकर आई होती है और वो इन लोग को दिखाना चाह रही होती है। तो जियांग ये देखकर खांसी करके उसे इशारा करता है, तो वो वापस से उसे पर्स में डाल देती है। और फिर जियांग की मम शू से कहने लगती है कि तुम अच्छे से खाना खाओ, तुम्हें अच्छे से न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, तभी तो तुम हमें जल्दी से ग्रैंडसन दे पाओगी, तुम्हारे ग्रैंडपा भी यही चाहते हैं। और फिर वो अपने बेटे जियांग को इशारा करती है, तो वो तुरंत ही शू को खाना सर्व करता है। तभी पेजिन शू की प्लेट में अनियन देखकर जल्दी से उसे निकालने लगता है, तो सभी ये देखने लग जाते हैं। तो पेजिन कहता है कि तुम्हें अनियन से एलर्जी है ना। तो सभी लोग ये देखकर शॉक हो रहे होते हैं और शू भी ये चीज़ सोच रही होती है कि इसे कैसे पता। तब यहाँ पर जियांग पेजिन से पूछ रहा होता है कि क्या तुम शू को जानते हो जो तुम्हें ये चीज़ पता है। तो शू तो डर जाती है कि वो क्या बहाना बनाए। तब यहाँ पर पेजिन कहता है कि मैंने इसके बैकग्राउंड के बारे में पता लगाया था, तुम तो जानती हो कि हम बिजनेस पीपल ऐसे ही होते हैं। और फिर पेजिन शू से कहने लगता है कि सॉरी वाइफ, मैं भूल गया था, मुझे ध्यान ही नहीं गया कि मैंने गलती से तुम्हें अनियन दे दिया। तो वाइफ अभी पूरी फैमिली के सामने मुझे मत डांटना, घर चल के जितना चाहे उतना डांट लेना। तो फिर जियांग की मॉम कहने लगती है कि बच्चों का रिलेशन कितना अच्छा है। फिर वो इस बारे में पेजिन से पूछ रही होती है कि तुम इतने टाइम से अब्रॉड में थे, तो तुम्हारी पास अभी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो पेजिन बताता है कि हाँ, गर्लफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन कोई है जिसे मैं पसंद करता हूँ। तो जियांग की मॉम पेजिन से कह रही होती है कि आखिर वो कौन सी फैमिली की लड़की है, हमें भी बताओ ज़रा। तो पेजिन तुरंत ही बता देता है कि वो कोई रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती है, वो एक ऑर्डिनरी फैमिली की है। और फिर वो अपने ग्रैंडपा से शू की तारीफ़ें बताने लगता है कि वो लड़की बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, उसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट दे दो उसे प्ले करना आता है, और वो खाना भी बहुत अच्छा बना लेती है, और मेरी नज़रों में वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो फिर शू ये सब सुनकर पेजिन की तरफ देख रही होती है और वो भी उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। फिर डिनर के बाद लाइट्स ऑफ हो जाती है और जियांग यहाँ पर शू को फ्लावर लाकर दे रहा होता है और उसकी तारीफ़ें बता रहा होता है कि उसने इतने सालों से कितने अच्छे से उसका ख्याल रखी है, और उसके साथ वो अपनी छोटी सी फैमिली में बहुत ज़्यादा खुश है और आगे भी वो उसके साथ ही रहना चाहता है। तो ये सब सुन कर तो चाओ को तो गुस्सा आ रही होती है। फिर पूरी फैमिली खुश होने लग जाते हैं और ग्रैंडपा भी कहते हैं कि फाइनली मेरा ग्रैंडसन बड़ा हो गया और उसे अपनी वाइफ का ख्याल रखना आ गया। तभी अचानक से पेजिन लाइट्स ऑन कर देते हैं और वो शू को हैप्पी एनिवर्सरी विश करता है। फिर आज रात ये लोग ओल्ड हाउस में ही रुके होते हैं और शू यहाँ किचन में आके जब फ्रूट्स कट कर रही होती है तभी उसके हाथ में चोट लग जाती है, और ये देखकर जल्दी से पेजिन यहाँ उसके लिए मेडिसिन बॉक्स लेकर आता है, और जैसे ही वो उसे फर्स्ट एड लगाने जा रहा होता है तभी वो खुद लेकर लगा लेती है और पूछती है कि हम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं क्या। तो पेजिन ये एक्सेप्ट करता है कि असल में मैं तुम्हें बहुत टाइम पहले से फॉलो कर रहा था। शू कहती है कि फिर मुझे एक चीज़ तुमसे क्लियर करनी है कि मैं मैरिड हूँ और मुझे लगता है कि हमें अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, और ऐसा बोलकर वो उसे दूर होकर फ्रूट कट कर रही होती है। तो पेजिन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं थर्ड पार्टी बनने में इंटरेस्टेड हूँ, मैं कभी कोई मिस्ट्रेस बनने वाला काम नहीं करूँगा। तो शू कहती है कि अच्छी बात है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज ओल्ड हाउस में मिलने के बाद नेक्स्ट टाइम हम लोग दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। और ये बोलकर वो चली जाती है और पेजिन बस अपसेट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जियांग को चाओ इस बारे में चिल्ला रही होती है कि तुम उस लड़की से डिवोर्स नहीं लेना चाहते हो ना, इसलिए तुमने तो मुझे वो रिपोर्ट भी नहीं दिखाने दी है और तुम उसकी तारीफ़ें भी करने में लगे हुए थे। तो ये कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, असल में अब मेरा वो स्टेप ब्रदर आ गया है और मेरे ग्रैंडपा उसे कुछ ज़्यादा ही फेवर करते हैं, तो अगर उन्हें पता लग गया कि मेरी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है तो सोच लो फैमिली इनहेरिटेंस वो अभी मुझे छोड़कर उसे ही पकड़ा देंगे। फिर दोनों ही देख रहे होते हैं कि शू किचन में से निकल रही है और किचन में पेजिन भी है। तो फिर चाओ कहने लगती है कि तुम्हारी ये वाइफ पेजिन के इतना क्लोज कैसे है। तो कहता है कि ये तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन पेजिन इतने टाइम से अब्रॉड में था, तो ऐसे कैसे ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तभी इतने में चाओ को एक आइडिया आता है। वो कहती है कि अब मेरे पास एक नया तरीका है जिसका यूज़ करके तुम इजीली से डिवोर्स ले पाओगे और तुम्हारा जो ये स्टेप ब्रदर है तुम्हारे रास्ते का काटा उसे भी हटा पाओगे। फिर शू जब रूम में आती है तो जियांग उसका वेट कर रहा होता है और वो उससे पूछने लगता है कि क्या तुम पेजिन को बहुत पहले से जानती हो। शू कहती है कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो। तो पेजिन कहता है कि बस मुझे ऐसे ही शक हो रहा था कि पेजिन जो बता रहा था कि उसे वो लड़की पसंद है
जिसे कुकिंग भी करना आता है और इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करना, तो ये तो तुम्हें भी आता है। तो ये सब उसकी पसंद की वुमेन से कैसे मिलता जुलता है। तो शू कहती है कि तुम कुछ भी बकवास मत करो, और हाँ, तुमने भी तो मुझे इस बारे में नहीं बताया कि तुम डॉक्टर चियाओ को इतना ज़्यादा जानते हो, वो भी बहुत पहले से। तो फिर वो जल्दी से बहाने बनाने लगता है कि मैंने तो उसे हॉस्पिटल में पहचाना ही नहीं था, हम लोग इतने टाइम बाद जो मिल रहे थे, और वैसे भी उस दिन मुझे तुम्हारी ज़्यादा फिक्र हो रही थी, तो दूसरों के ऊपर ध्यान देने का मेरे पास टाइम ही नहीं था। फिर शू अपना शावर लेने चली जाती है, और यहाँ पर पेजिन चियाओ की बातें याद कर रहा होता है जो उसने उसे आइडिया दी थी, कि उसने अभी ओल्ड सर्वेंट से सुनी थी कि पेजिन को मीडिया रूम में रहने का ज़्यादा शौक है। तो अभी वो उसी रूम में गया हुआ है, और अगर हम लोग शू को कैसे भी करके वहाँ पर भेज देंगे और उन दोनों को साथ सेट कर देंगे, तो जब ओल्ड मैन उन दोनों को साथ देख लेंगे तो सोचो क्या होगा, तुम्हारे स्टेप ब्रदर से भी वो गुस्सा हो जाएंगे और तुम्हारी वाइफ के साथ भी तुम्हारा डिवोर्स करवा देंगे। फिर हम देखते हैं कि शू यहाँ पेजिन को याद करने लगती है, पर फिर वो अपने आप को समझाती है कि मुझे होश में आ जाना चाहिए। जैसे ही वो बाहर आती है तो उसे जियांग का मैसेज आता है। उसने लिखा होता है कि वाइफ, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ तैयार रखा हूँ, तो तुम यहाँ स्क्रीनिंग रूम में आओ, और हाँ, मुझे ज़्यादा वेट मत करवाना। फिर हम देखते हैं कि पेजिन यहाँ मूवी रूम में होता है, और वो ड्रिंक करते हुए बस शू की फ़ोटो देखते हुए उसे याद कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि मेड ये सब में मिली होती है, और उसने जियांग को ड्रग वाली ड्रिंक दी होती है। फिर जैसे ही शू इस रूम के अंदर आती है तो वो दरवाज़ा बंद करती है और पूछ रही होती है कि जियांग, तुम्हें मुझे क्या सरप्राइज़ देना जो यहाँ पर बुलाए हो। पर फिर वो देखती है कि यहाँ पर तो जियांग नहीं है बल्कि पेजिन है। तो उसे देखकर पूछती है कि क्या तुमने जियांग को देखी हो। तभी जियांग तो इतना ज़्यादा ड्रंक हो गया होता है कि वो शू को देखकर अपना सपना समझने लग जाता है कि वो उसे सपने में देख रहा है। फिर वो उसके पास बैठकर उसे किस करने लग जाता है, तो शू गुस्से में उसे ढकेलती है और चिल्लाती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि मेड बाहर से डोर को लॉक कर लेती है। तो पेजिन को समझ आता है कि शू कोई सपने में नहीं आई हुई थी, वो सच में यहाँ पर खड़ी है। और फिर उससे चक्कर आने लगते हैं, तो यहाँ पर शू उसके पास आ रही होती है। तो कहता है कि मुझसे दूरी रहना, मुझे किसी ने ड्रग दी है, तो इस वजह से मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, तो इसलिए तुम जल्दी से बाहर जाओ। शू फिर जाने को करती है, तो डोर खुल ही नहीं रहा होता है। वो बताती है कि डोर बाहर से लॉक है। तभी फिर पेजिन अपने आप को कंट्रोल करने के लिए कांच की बोतल को फोड़कर अपने हाथ में कांच से चोट कर लेता है और कहता है कि डरो मत, ये बस मैंने अपने आप को होश में लाने के लिए किया। तभी इस रूम के बाहर जियांग पहुंच जाता है और वो शू को आवाज़ देने लगता है कि शू, क्या तुम अंदर हो, दरवाज़ा खोलो। और फिर वो जानबूझ के नाटक करते हुए ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगता है कि दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा है। उसका एक्टिंग में साथ देने के लिए यहाँ पर फिर चाओ भी आ जाती है और कहती है कि क्या हुआ है। तो बताता है कि शू अंदर है और पता नहीं क्यों दरवाज़ा नहीं खोल रही है। फिर इन लोग की आवाज़ से यहाँ पर उसकी मॉम और ग्रैंडपा भी आ जाते हैं और वो लोग भी पूछते हैं कि क्या हुआ है। तो ये लोग बताते हैं कि शू अंदर लॉक हो गई है, मैंने उसे सरप्राइज़ देने के लिए बुलाया था, लेकिन लगता है वो अंदर अकेले चली गई और डोर बंद हो गया। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि फिर तुम खड़े क्या हो, जल्दी से डोर को तोड़ो। तो फिर यहाँ पर जियांग डोर को तोड़ने लगता है और जियांग खुश हो रही होती है कि शू, अब तो तुम गई, अब तुम्हें इस घर से निकाला जाएगा। पर ये लोग जैसे ही डोर को तोड़ने के बाद अंदर आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर पेजिन बस अकेला होता है। ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया, इतनी ड्रिंक कर रहे हो। तो पेजिन बताता है कि ग्रैंडपा, मैंने बस बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और मैं सो गया था। वो पूछता है कि आखिर तुम सभी यहाँ पर क्यों आ गए हो। तो फिर जियांग बताने लगता है कि मैंने शू को यहाँ सरप्राइज़ देने बुलाया था, पर वो कहाँ पर है। तभी शू बाहर से अंदर आती है और कहती है कि क्या हुआ, मैं तो बाहर ट्रैश फेंकने गई थी। तो जियांग फिर नाटक कर रहा होता है कि वाइफ, अच्छा है तुम ठीक हो। और फिर वो मॉम और ग्रैंडपा से सॉरी कहता है कि मैंने आप लोग को भी परेशान कर दिया, और फिर वो सभी को जाने बोल देता है। तभी शू यहाँ पेजिन को देख रही होती है और उसके हाथ की चोट को देखकर वो याद कर रही होती है कि पेजिन ने कैसे उसे यहाँ से निकालने के लिए उसे एक विंडो का रास्ता दिखाया था और अपने हाथ के सहारे से उसने उसे ऊपर चढ़ा दिया था। फिर सभी यहाँ से बाहर चले जाते हैं और फिर पेजिन अपने असिस्टेंट को कॉल करके इस बारे में पता लगाने के लिए बोलता है कि वो मेड को आखिर ये सब करने के लिए किसने ऑर्डर दिया था। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि जियांग शू को इस बारे में बताता है कि कल तो मैं तुम्हें सरप्राइज़ देने वाला था, लेकिन कल सब ख़राब हो गया और इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली थी। तो कहता है कि चलो आज मैं तुम्हें सरप्राइज़ दे देता हूँ। फिर वो उसे कहता है कि आज वो लोग होटल में मिलेंगे और उसने सोच के रखा होता है कि आज तो वो शू से डिवोर्स लेके ही रहेगा। फिर हम देखते हैं कि शू जब यहाँ से जा रही होती है तो पेजिन और वो एक दूसरे को दिखते हैं, पर बिना बात करे एक दूसरे को इग्नोर करते हुए चले जाते हैं। फिर पेजिन कार से जा रहा होता है और तभी उसके असिस्टेंट को कॉल आती है और वो फिर पेजिन को बताने लगता है कि बॉस इस बारे में पता लग गया है कि कल उस मेड के अकाउंट में डॉक्टर चियाओ की तरफ से उसके अकाउंट में पूरे 1 लाख ट्रांसफ़र हुए। तो फिर ये चीज़ पेजिन के लिए भी काफ़ी शॉकिंग होती है कि एक आउटसाइडर पे फैमिली की मेड के साथ मिली हुई है, ऐसा कैसे। वो इस बारे में अपने असिस्टेंट को और पता लगाने के लिए बोलता है। फिर वो सोचता है कि अगर उन लोगों ने उसे ड्रग दिए होंगे तो फिर वो समझ जाता है कि वो लोग क्या करना चाहते थे।
इसलिए वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुरंत ही पता लगाओ कि शू अभी कहाँ पर गई है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शू को जैसे ही होश आता है तो देखते हैं कि वो यहाँ होटल रूम में और एक बंदा उसे परेशान कर रहा है। शू से दूर कर रही होती है और तभी वो देखती है कि यहीं पर चाओ और जियांग भी खड़े हुए और ये सब देख रहे हैं और चाओ उसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रही है। यहाँ पर फिर जियांग उसे डिवोर्स कॉन्ट्रैक्ट फेक कर देता है और कहता है कि चुपचाप से इस पर साइन कर लो और बिना कुछ लिए मेरी फैमिली के साथ रिश्ते ख़त्म करके चली जाओ, नहीं तो तुम्हारी ये जो सारी फ़ोटोज़ है ना इसे मैं इंटरनेट पे लीक करूँगा और फिर तुम्हारी रेपुटेशन भी ख़राब होगी। तो शू जियांग से कहने लग जाती है कि तुम्हें याद है तुमसे शादी करने के लिए मैंने अपनी अब्रॉड जाने की अपॉर्चुनिटी को भी गिव अप कर दी थी, मैंने अपना करियर तक छोड़ दी और तुम्हारा बेबी करने के लिए मैंने इतने सारे फर्टिलिटी इंजेक्शंस ली और अपना ये हाल बना ली और तुम्हारे लिए ये सब करने का तुमने मुझे ये सिला दिया है कि तुम मुझे इस तरीके से ट्रीट करो। ऐसा बोलते हुए शू बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। तो चाओ से कहती है कि तुम्हें किसी को अगर ब्लेम करना है ना तो तुम्हें खुद को करना चाहिए कि तुम किसी लायक की नहीं हो कि एक बच्चा नहीं कर सकती। वो सब बताती है कि तुम्हें पता है तुम जो मेडिसिन रोज़ लेती आ रही हो ना वो बर्थ कंट्रोल पिल्स है जो कि मैंने तुम्हें दी हूँ और अब तो शायद तुम्हारा ये हाल होगा कि तुम कभी मॉम नहीं बन पाओगी। शू ये सुनकर बहुत ज़्यादा शौक होती है और वो फिर रोने लग जाती है और फिर मैंने उसे हैरेस करने की कोशिश कर रहा होता है। तो शू जियांग से कहती है कि इसे रोकने बोलो, मैं साइन करने के लिए रेडी हूँ। तो जियांग तुरंत ही उस बंदे को ऑर्डर देता है और फिर शू तुरंत ही डिवोर्स कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके उसे दे देती है। फिर चाओ ये देखकर खुश हो जाती है और डिवोर्स कॉन्ट्रैक्ट उठाकर लेके जाने लगती है और इस बंदे से कहती है कि अगर तुम इसमें इंटरेस्टेड हो तो तुम कंटिन्यू कर सकते हो। फिर यहाँ पर जियांग भी कुछ नहीं कह रहा होता है और चाओ उसका हाथ पकड़ के लेके जा रही होती है। तो शू से चिल्लाने लगती है कि सच में तुम कितने ज़्यादा शेमलेस हो और फिर वो लोग चले जाते हैं और ये बंदा शू को परेशान करने में लगा होता है। पर तभी उसने जो पिल्स ली थी उसकी वजह से उसका बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होने लगता है और ये देखकर वो कहता है कि सच में ये तो बैड लक है और वो फिर उसे छोड़कर चला जाता है। फिर शू यहाँ पर ऐसी हालत में कैसे भी करके होटल से बाहर निकलती है और वो रोड के पास आकर यहीं पे ही बेहोश होकर गिरने लगती है। तभी यहाँ पर पेजिन उसे ढूंढते हुए जल्दी से पहुँचता है और वो उसे उठा रहा होता है तो शू से दूर करने लगती है। तो पेजिन उसे हक करते हुए समझाता है कि ये मैं हूँ, डरो मत। उसे हक करके कहने लगता है कि तुम अब मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। तब यहाँ पर शू तो बेहोश हो जाती है और जल्दी से पेजिन उसे लेकर हॉस्पिटल पहुँचता है। फिर शू को नेक्स्ट डे जब हॉस्पिटल में होश आता है तो अब वो अपने कान से सुन पा रही होती है। तो वो नर्स से इस बारे में पूछती है तो नर्स बताती है कि हाँ उसकी सर्जरी कंप्लीट हो गई है। नर्स तारीफ करने लगती है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत अच्छा है, कल रात तुम यहाँ बेहोश थी तो भी वो पूरी रात जाकर तुम्हारे लिए यहीं पर ही था। तो शू सोच रही होती है कि नहीं जियांग तो ये सब नहीं कर सकता है, तभी इतने में यहाँ पेजिन आया होता है। तो नर्स बता रही होती है कि ये देखो तुम्हारा हस्बैंड आ गया। शू को समझ आता है कि नर्स इसकी बात कर रही थी। फिर यहाँ पेजिन अपने ग्रैंडपा से कॉल पे बात कर रहा होता है और उसके ग्रैंडपा उसे कह रहे होते हैं कि वो अपने ब्रदर को ऐसे कंपनी से निकालेगा तो फिर लोग क्या बात करेंगे। तो पेजिन उन्हें समझाता है कि जियांग बिल्कुल भी कंपनी में रुकने लायक नहीं है, इसलिए ग्रैंडपा आप चाहे जो बोल लो मैं ये बात नहीं मान सकता हूँ। और वो फिर कॉल कट करता है और जैसे ही शू को देखते हैं तो वो कहता है कि तुम उठ गई। फिर नर्स चली जाती है और पेजिन वहीं चेयर लेके बैठ जाता है और शू को बताता है कि कल उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी और तुरंत ही सर्जरी के लिए फैमिली मेम्बर का साइन चाहिए था तो इसलिए उसने उसके हस्बैंड की जगह साइन कर दिया। शू से इसके लिए थैंक यू बोलती है। तब यहाँ पर पेजिन उसे विश कर रहा होता है कि अब उसकी एक न्यू लाइफ स्टार्ट हुई है। शू पेजिन से कहने लग जाती है कि जियांग और चाओ ने मिलकर मेरे साथ ये सब किया। तो ये कहता है कि फिक्र मत करो, उन दोनों को मैं बहुत ही बुरी सज़ा देने वाला हूँ। तो शू कहती है कि नहीं मुझे उनसे खुद बदला लेना है। तो पेजिन इस बारे में फिर शू को बता रहा होता है कि अब उसने जियांग को अपनी फैमिली की कंपनी से निकाल दिया है तो अब वो चाओ की कंपनी में जाएगा, लेकिन वहाँ पर उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, वो बस एक सन इन लॉ के तौर पे एक आउटसाइडर की तरह वहाँ पे रहेगा। और मेरे पास एक अच्छा रास्ता है उसे बदला लेने का। पहले हमें उसे जितना ऊंचाइयों में वो चढ़ सकता है उसे चढ़ते रहने देना चाहिए और फिर जब हम उसे इस तरीके से डाउन करेंगे अचानक से तो उसे फिर पता चलेगा कि उसने क्या किया है। तो शू को भी ये प्लान सही लगता है। फिर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में जियांग की मॉम चाओ के साथ आई होती है और वो बड़ी खुश हो रही होती है कि फाइनली अब मुझे मेरा ग्रैंडसन मिलने वाला है और अच्छा है कि अब वो शू मेरे बेटे की लाइफ से निकल जाएगी, मुझे इस दिन का कब से इंतज़ार था। फिर तभी ये लोग शू को वार्ड में से निकलते हुए देखते हैं। तो जियांग की मॉम से पूछ रही होती है कि शू तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ओ कहीं तुम अपनी इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट तो नहीं करवाने आई। तो चाओ बताती है कि आंटी ये वार्ड कोई गरीब लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, तो लगता है इसने कोई नया शुगर डैडी ढूंढ ली होगी। तभी शू से कहती है कि तुम तो यहाँ पे डॉक्टर हो ना, तुम्हें खुद भी इतने चेकअप के लिए आने पड़ते हैं। फिर तो मैं तुम्हें बता दूँ कि अगर 1 साल के अंदर तुमने भी इस फैमिली को कोई वारिस नहीं दे पाई ना तो तुम्हारा भी ये लोग वही हाल करेंगे जो मेरा किया गया है। तो फिर चाओ से चिल्लाने लगती है
कि तुम क्या बकवास कर रही हो, और वो उसे फिर ढकेल देती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो। शू फिर गिरने वाली होती है, पर तभी यहाँ पर पेजिन आकर उसे पकड़ लेता है और वो फिर हॉस्पिटल के डायरेक्टर को बुलाकर उसे ऑर्डर दे रहा होता है कि वो इस लड़की चाओ का बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी चेकअप नहीं करने देना चाहता है और ना कोई ट्रीटमेंट। तो चाओ चिल्लाती है कि आखिर क्यों। तो पेजिन बताता है कि क्योंकि मैं इस हॉस्पिटल का सबसे बड़ा मेजर शेयर होल्डर हूँ। तो जियांग की मॉम पेजिन से कहने लगती है कि आखिर तुम्हारा इसके साथ क्या रिलेशन है जो तुम इसकी इतनी साइड ले रहे हो और इसे ऐसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो पेजिन ये क्लियर करता है कि आप मेरी कोई नहीं हो जिससे मैं रिपोर्ट करूँगा कि मेरा किसके साथ क्या रिलेशन है क्या नहीं। तो फिर वो कहती है कि तुम भूलो मत कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हारी ऑलरेडी बिजनेस मैरिज तय कर चुके हैं। तो वो भी क्लियर करता है कि आपको क्या मैं ऐसे टाइप का लगता हूँ जिसे आगे बढ़ने के लिए बिजनेस मैरिज की ज़रूरत होगी। और फिर शू यहाँ से जाने से पहले चाओ को समझा देती है कि जियांग और उसकी मॉम सेम एक जैसे हैं। जब भी कुछ गड़बड़ी होती है तो ये लोग किसी भी लड़की के ऊपर इल्ज़ाम डालने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो उसे कहती है कि अच्छा रहेगा कि तुम अपना नहीं बल्कि जियांग का जाके चेकअप करवाओ। और ये बोलकर शू पेजिन के साथ जाने लगती है। तो पीछे से जियांग की मॉम चिल्ला रही होती है कि तुमने आखिर मेरे बेटे के ऊपर क्या इल्ज़ाम लगा के गई है, पहले एक्सप्लेन करो। पर शू जियांग की मॉम की बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाती है। तब यहाँ पर वो रुकती है तो फिर पेजिन उसे कह रहा होता है कि तुम बिल्कुल भी उनकी बातों पर ध्यान मत दो। तभी शू उससे पूछती है कि जो उसने उसे शादी के लिए ऑफ़र दिया था वो चांस अभी भी वैलिड है कि नहीं। वो उससे थैंक्स करती है कि आज वो उसके सामने खड़ी है और अपना रिवेंज लेने का सोच रही है, तो सिर्फ उसकी वजह से ही है और वो इसके लिए बहुत ग्रेटफुल है। तो उसे यही कह रही होती है कि अगर उसे उसकी वाइफ की पोजीशन मिल जाती है तो उसे अपना रिवेंज लेने में बहुत आसानी पड़ेगी। लेकिन वो कहती है कि अगर तुम ना बोल रहे हो तो भी कोई बात नहीं है। तो पेजिन तुरंत ही बताता है कि मैं रेडी हूँ। वो उससे बताता है कि मैं तुमसे इसलिए शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो अगर तुम्हारा रिवेंज लेने के बाद तुम अगर मेरे साथ खुश ना हो तो मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं करूँगा क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा खुश ही देखना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, फिर भी मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो के रहेगा। फिर इसके बाद दोनों ही सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और फिर पेजिन शू को लेकर अपने घर आता है। यहाँ पर सारी मेड्स वगैरह शू का वेलकम कर रही होती है और उसे मैडम बोल रही होती है और उसे बताने लगती है कि मास्टर आपको फाइनली ढूंढ कर लेकर आ गए। तो जल्दी से पेजिन अपने हाउसकीपर आंटी को इशारा करता है कि वो ये सब ना बोले। फिर ये लोग शू को अंदर लेके जाते हैं और सारी मेड्स उसका अलग अलग काम करने के लिए इनिशिएटिव ले रही होती है। तो शू बहुत ज़्यादा ही नर्वस होने लगती है। तो यहाँ पर जियांग सभी को अपने अपने काम के लिए भेज देता है और फिर वो शू को समझा रहा होता है कि वो यहाँ पर आराम से रह सकती है, उसे कोई भी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, उसे बस ऑर्डर देना है और सारे काम हो जाएंगे। वो कहता है कि लेकिन तुम बस मेरी एक हेल्प कर देना, मेरे बच्चे को संभालने में। तो शू कहती है कि तुम्हारे बच्चे को। तो पेजिन कहता है कि हाँ, और फिर वो अपने पैट डॉग को बुलाता है। तो शू कहती है कि अच्छा, तो ये तुम्हारा बच्चा था। शू को वो पैट डॉग बहुत पसंद आता है और वो पूछती है कि तुम्हें इस बारे में पहले से पता था कि मुझे डॉग पसंद है। तो पेजिन उसे बताता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं पहले से तुम्हें फॉलो करता आया हूँ। और फिर हम देखते हैं कि पेजिन ने एक नया प्लान बनाया होता है और वो शू को इस बारे में समझा रहा होता है कि उसने जियांग और चाओ के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की है। तो इसलिए अब वो दोनों स्टार ऑर्केस्ट्रा के साथ पार्टनरशिप करने की कोशिश करेंगे और तुम्हारा काम होगा कि तुम्हें ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन करना है ताकि तुम उनसे क्लोज हो सको। तो अब तुम्हारे रिवेंज का ये फर्स्ट स्टेप है, तो क्या तुम रेडी हो। शू कहती है कि हाँ और फिर वो जाने लगती है। तो फिर पेजिन उसे रोकता है और उसे एक नेकलेस पहनाता है और वो बताता है कि ये उसकी मॉम का नेकलेस है और उसे उम्मीद है कि उसे इससे गुड लक मिलेगा। फिर वो कहता है कि वैसे ये तुम पर बहुत सूट भी कर रहा है। तो शू से थैंक्स करती है और फिर यहाँ से पेजिन शू को लेकर जाता है जहाँ पर वो बहुत सारे वायलिन को देख रही होती है। फिर इतने में ऑर्केस्ट्रा की ओनर यहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि स्टार्ट कर दें। तो शू फिर वायलिन प्ले कर रही होती है और तब यहाँ पर शू को देखते हुए पेजिन बचपन वाली शू को याद कर रहा होता है और स्माइल करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ से एक लड़की गुजर रही होती है और वो शू का वीडियो बनाकर किसी को सेंड करती है। फिर यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा की ओनर शू की बुराई करती है कि अब जब उसने इंडस्ट्री छोड़कर जा चुकी थी तो वो वापस क्यों आई है, अब उसे कुछ अच्छे से आ भी नहीं रहा है। तब यहाँ पर पेजिन कुछ बोलने को करता है तो शू से पहले अपनी गलती एक्सेप्ट करती है कि उसने काफ़ी टाइम से प्ले नहीं करी, इसलिए अब उसकी आदत नहीं रही है। लेकिन वो कहती है कि बस मुझे एक और चांस दो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पर चाओ की कंपनी में उसके जो सारे शेयर होल्डर्स हैं वो उसके साथ मिलकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि कंपनी में जो अभी प्रॉब्लम चल रही है उसे कैसे सॉल्व किया जाए। यहाँ पर चाओ सभी को चिल्ला रही होती है। तभी इतने में जियांग आइडिया दे रहा होता है कि क्यों ना हम लोग स्टार ऑर्केस्ट्रा के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, फिर हम लोग अभी फ़ायदे में हो सकते हैं। तो इस बात के लिए सारे शेयर होल्डर्स एग्री नहीं कर रहे होते, पर चाओ को ये आइडिया पसंद आता है और वो कहती है कि हम लोग
जियांग के आइडिया के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो उसकी बात सुनकर फिर सभी मान जाते हैं कि ठीक है, अगर चाओ को सही लग रहा है तो फिर वो लोग भी एग्री कर रहे हैं। फिर ये सब देखते हुए जियांग बस यही सोच रहा होता है कि जब से उसे उसकी फैमिली से निकाला गया है तब से सबका बिहेवियर उसके साथ बदल गया है, और साथ में इस चाओ का भी। तो वो सोच रहा होता है कि बस कैसे भी करके वो उसकी एक कंपनी उसे छीन लेगा तो सब कुछ उसके अंडर में होगा और फिर वो हर चीज़ में अपनी मर्ज़ी चलाएगा। फिर हम देखते हैं कि ये स्टार ऑर्केस्ट्रा की ओनर शाओ की ये सारी बातें सुनकर मान जाती है कि वो उसे एक चांस दे देगी, लेकिन 1 महीने बाद अगर उसने अपने आप को इम्प्रूव करके नहीं दिखाई तो फिर प्रॉमिस के हिसाब से उसे खुद यहाँ से जाना पड़ेगा। तो शू बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे थैंक्स कर देती है। तो बॉस कहती है कि अब जाओ अपना ऑन बोर्डिंग प्रोसीजर कंप्लीट कर लो। फिर यहाँ पर पेजिन इस बारे में ऑर्केस्ट्रा की ओनर मिस फैन से बात करता है कि मुझे आपसे एक और फेवर चाहिए। आपको पब्लिक में अभी ये फेक रूमर फैलाना है कि आपका ऑर्केस्ट्रा बैंकरप्ट हो रहा है। तभी ऑर्केस्ट्रा की वही कुछ लड़कियां यहाँ पर शू को परेशान करने लगती है और कहती है कि अरे तुम तो पे फैमिली की डॉटर इन लॉ थी ना, क्या हुआ, तुम्हें वहाँ से निकाल दिया गया तो तुम यहाँ पर काम करने आ गई और लगता है तुम्हें अब कोई न्यू शुगर डैडी मिल गया, तभी तो तुम यहाँ तक पहुँची हो। तो शू फिर उस लड़की से कहती है कि तुम किसी के ऊपर भी ऐसे कैरेक्टर के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ऐसे अपना खुद का कैरेक्टर दिखा रही हो कि तुम कैसी हो, और ऑर्केस्ट्रा का भी नाम खराब कर रही हो कि यहाँ पर तुम जैसे लोग हैं। तो फिर उस लड़की को गुस्सा आता है, वो तुरंत ही शू को ढकेल देती है। तो पेजिन तुरंत ही आकर शू को बचाता है। फिर वो लड़की उसे देख के डर जाती है और पेजिन ये चीज़ क्लियर करता है कि शू का शुगर डैडी बनकर वो बहुत ज़्यादा खुश है, और वो ये भी बताता है कि वो इतनी टैलेंटेड है तभी तो उसे ऊपर लेवल की है और इसलिए वो उससे जेलस हो रही है। वो कहता है कि तुम ही सोचो, अगर तुम्हारे ऑर्केस्ट्रा के फैंस को जब पता लगेगा तुम्हारे बारे में कि तुम इस टाइप की लड़की हो कि दूसरों को बुली करती हो और कम समझती हो, तो सोचो तुम्हारी फ़ैन फॉलोइंग तो गई। तो कहती है कि मिस्टर पेजिन आपको गलतफहमी हो गई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करी हूँ। तो यहाँ पर पेजिन उसे वार्न कर देते हैं कि दोबारा वो उसके मुंह से सब कुछ भी ना सुने, और फिर वो शू को चलने के लिए बोलता है। पर शू के पैर में अचानक से मोच आ जाती है तो वो हिल नहीं पाई होती है। तो तुरंत यहाँ पर फिर पेजिन उसे उठा के लेके जाता है। फिर वो उसे घर लाने के बाद उसके पैर को हाथ लगाने जा रहा होता है। तो शू कहती है कि नहीं मैं खुद कर लूँगी। तो कहता है कि तुम्हें चोट आई है तो इसलिए मुझे करने दो। तब यहाँ पर मेट्स आपस में इस बारे में बात करने लगते हैं कि बॉस की वाइफ तो कितनी ज़्यादा लकी है, वो उनका इतना ख्याल रखती है। फिर इतने में हाउसकीपर आंटी उन सारी मेट्स को जाने बोलती है कि वो यहाँ पर बॉस और उनकी वाइफ को डिस्टर्ब ना करे। फिर शू इस बारे में पेजिन से डिस्कस कर रही होती है कि आज वो फर्स्ट डे ही अपना काम करने गई थी और उसके कलीग के साथ उसका इतना बड़ा झगड़ा हो गया, तो आगे का रिवेंज प्लान अब कैसे काम करेगा। फिर लुजिन शू का मूड ठीक करने के लिए उसे एक गिफ्ट देता है, वही वायलिन जो उसे वहाँ पर पसंद आ रही थी। शू देखकर काफ़ी शौक होती है। तो फिर वो बताता है कि ये उसकी बॉस मिस वैन की तरफ से उसके लिए गिफ्ट है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि उसने वहाँ पर काम तुम्हें मेरी वजह से दिए? बिल्कुल नहीं। वो उसे याद दिला रहा होता है कि तुम्हें वो लास्ट कंपटीशन याद है जिसके लिए तुम गई हुई थी? शू कहती है कि हाँ। तो फिर ये बताता है कि असल में वो वहाँ पर जजेस थी और उसने आज जो तुम्हें हार्श वर्ड्स सुनाई है ना, वो सिर्फ इस वजह से ताकि तुम अपने आप को स्ट्रांग बनाओ और आगे बढ़ो। और रही बात तुम्हारी वो कलीग्स की, तो वो बस तुम्हारे रास्ते के ऑब्स्टेकल्स हैं जिन्हें पार करके तुम्हें आगे पहुंचना है। वो अपने पैट डॉग को यहाँ बुलाता है और फिर उसे एक बलून के सहारे एग्जाम्पल देने लगता है कि जैसे इस बलून को छोड़ने पर वो और ऊपर उड़ रहा है, वैसे ही तुम्हें भी अपने आप को बांध के नहीं रखना चाहिए, तभी तो तुम आगे बढ़ोगी और तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। तो शूज़ की बातों से काफ़ी मोटिवेट होती है और उसे थैंक यू करती है। फिर पेजिन बताता है कि उसने जियांग और चाओ को फंसाने के लिए चारा डाल चुका है और अब बाकी का काम उसका होगा कि वो कैसे उन लोगों को ट्रैप में फंसाएगी। तो फिर शू भी अब काफ़ी तैयार होती है अपना उन लोग से बदला लेने के लिए। जब वो नेक्स्ट डे ऑर्केस्ट्रा में पहुंचती है तो सारे लोग उसे देख रहे होते हैं कि ये तो सच में वापस आ गई, और फिर शू अपनी उसी कलीग से कंपटीशन करने के लिए बोलती है कि वो उसे कम समझती है तो उसके साथ बैट लगाए। तो फिर वो तो तुरंत ही मान जाती है कि तुम मुझसे हारने वाली हो। पर यहाँ पर शू जब अपनी वायलिन प्ले करने के लिए स्टार्ट करती है तो सभी लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं और फिर शू जीत जाती है। तभी हम देखते हैं कि गेट के बाहर जियांग शू को ही देख रहा होता है और इतने में चाओ आती है तो उसे ऐसे देखते हुए गुस्सा होती है और वो गुस्से में चिल्लाती है कि सब लोग देख क्या रहे हो, चलो जल्दी से मीटिंग के लिए। फिर मीटिंग रूम में यहाँ पर चाओ जब स्टार ऑर्केस्ट्रा के साथ काम करने की बात करती है तो वो यही डील कर रही होती है कि वो चाहती है कि 1 महीने के अंदर ऑर्केस्ट्रा की तरफ से एक सोलो कॉन्सर्ट हो और जो ऑर्केस्ट्रा की बॉस है मेन मिस वैन वो खुद करे। तो सभी लोग कह रहे होते हैं कि उसने क्या ही समझी हुई है, मिस वैन ने कभी अभी तक कमबैक नहीं करी,
और अब तक काफ़ी लोग रिजेक्ट हो चुके हैं, तो वो खुद भी रिजेक्ट होने के लिए आया क्या। तो फिर यहाँ पर जियांग सभी से कह रहा होता है कि अगर मिस वैन पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो फिर तुम लोग वेट करो, फिर तुम लोग का ऑर्केस्ट्रा बैंकरप्ट हो जाएगा। तभी शू बाहर से ये सब सुन रही होती है और वो याद करती है कि पेजिन ने उसे बोला है कि उसने ऑलरेडी इन दोनों को फंसा चुका है, तो अब बाकी काम उसे उनके ट्रैप में फंसाना है। फिर वो भी यहाँ मीटिंग में आ जाती है और कहने लगती है कि मिस वैन को वो खुद इनवाइट करेगी इस शो के लिए और वो ऑर्केस्ट्रा को बैंकरप्ट नहीं होने देगी। तो यहाँ पर फिर जियांग उसे कहता है कि देखो तुम बस अपने आप को प्रूव करना चाहती हो इसलिए सब बोल रही हो, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है जो तुम बोल रही हो कि तुम कर लोगी। शू कहती है कि तुम्हें कैसे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तब यहाँ पर चाओ उसे चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम ऑर्केस्ट्रा वाले लोगों ने एक पे फैमिली की निकाली हुई वाइफ को यहाँ पर अपने ऑर्केस्ट्रा में रख लिया, इससे अब भी फायर करो। तो शू कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि जियांग मैं तुम्हारे यहाँ पर पोल खोलूँ। तो सभी भी बातें करने लगते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। तब यहाँ पर जियांग चाओ को चुप कराता है। शू कहती है कि मिस्टर जियांग और मिस चाओ क्यों ना हम लोग एक शर्त लगाते हैं, अगर मैंने मिस वैन को इस कॉन्सर्ट शो के लिए बुला ली। जियांग कहता है कि लेकिन अगर तुम शर्त हार गई तो इस पर शू कहती है कि फिर मैं खुद ही रिज़ाइन दे दूँगी और मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है। फिर हम देखते हैं कि शू जब यहाँ से निकल कर जा रही होती है तो जियांग बाहर उसका वेट करता है और कहने लगता है कि अब तुम कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। उसे कहता है कि मुझे अब एहसास हो गया है कि मैंने कितनी बड़ी गलती किया हूँ। चाओ तो बिल्कुल अच्छी नहीं है और वो बस मुझ पर ऑर्डर चलाती रहती है और मुझे बस तुम्हारी याद आ रही है, तुम तो कितनी अच्छी थी। वो उसे अपने पैसों का कार्ड दे रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे पास वापस आ जाओ, देखना बस एक बार सब ठीक हो जाए, फिर मैं कैसे चाओ को डिवोर्स देकर उसे छोड़ दूंगा। तो शू उसका कार्ड उसके मुंह पर फेंकती है और कहती है कि तुमने मुझे मिस्ट्रेस बनाने का सोचे हो। वो उसे चिल्लाती है कि उसने ऐसे सपने देखा भी कैसे। अभी इतने में यहाँ पर चाओ आ जाती है और कहती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो शू इन दोनों को ही वॉर्न कर देती है कि अब वो लोग शर्त हारने के लिए तैयार हो जाए और 5 मिलियन तैयार करके रखे क्योंकि वो शर्त नहीं हारने वाली। और ये सब सुनाकर शू वहाँ से चली जाती है। फिर शू जब घर पे कुकिंग कर रही होती है तो पेजिन उसे देखकर खुश हो रहा होता है। फिर यहाँ पर जैसे ही उसकी चॉपस्टिक नीचे गिर जाती है तो वो तुरंत यहाँ पर टेबल के पास हाथ रखता है ताकि शू को चोट ना लगे। शू ये चीज़ नोटिस करती है और फिर वो सूप बनाकर टेस्ट करती है और कहती है कि तुम भी टेस्ट करोगे कि सही है कि नहीं। फिर वो रुक जाती है और कहती है कि मैं दूसरा स्पून देती हूँ, पर यहाँ पर पेजिन उसे रुकता है और वो उसी स्पून से पीता है। फिर इसके बाद दोनों डिनर करने बैठते हैं और पेजिन यहाँ शू की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे होता है। तो कहती है कि अब फ्लर्ट करना बंद करो और खाना खाओ। वो कहती है कि वैसे तुमने जो भी बोले थे मैंने वो सब आज कर दी, लेकिन तुम्हारा आखिर स्पेसिफिक प्लान क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। तो फिर पेजिन उसे समझा रहा होता है कि असल में उसने उसके रिवेंज लेने के लिए सारी तैयारी कर दी है और वो चाहता है कि वो उसके रिसोर्सेस उसे सभी को टूल बना के अपने लिए यूज़ करे और अपना रिवेंज ले। और वो कहता है कि उसका प्लान सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि उसे बड़े स्टेज तक पहुंचाना भी है। फिर नेक्स्ट डे शेयर होल्डर मीटिंग में सभी मिस वैन का इंतज़ार कर रहे होते हैं और इतनी देर हो रही होती है तो चाओ कहती है कि देखा मैंने बोली थी ना कि एक मामूली सी लड़की जिसकी कोई वैल्यू नहीं है वो क्या ही कर पाएगी, देखा वो फालतू का ही बस झूठा नाटक कर रही थी। तो हमें अब अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, मैं तो कहती हूँ कि तुरंत ही उस शू को आप लोग को फायर कर देना चाहिए। तभी इतने में मीटिंग में शू मिस वैन के साथ पहुंच जाती है और बताती है कि अब वो लोग शर्त हार के तो अपना किया हुआ प्रॉमिस अब उन्हें पूरा करना होगा। फिर हम देखते हैं कि पेजिन शू को अपने साथ ड्रेस खरीदवाने के लिए लेकर जाता है। कहता है कि आखिर अब तुम स्टेज पर जाने वाली हो तो तुम्हारी ड्रेस भी अच्छी होनी चाहिए ताकि सभी तुम्हें देखते रह जाए। फिर जब यहाँ शू ड्रेस ट्राई करके आती है तो पेजिन उसे देखते रहता है। तभी शू कहती है कि ये कुछ ज़्यादा ओवर ड्रेस हो जाएगी ना, मैं जाके चेंज करती हूँ। तो वो तुरंत ही उसे रोकता है और कहता है कि तुम इसमें बहुत ही परफेक्ट लग रही हो और फिर वो उसे हक करता है। और फिर कॉन्सर्ट के शो के टाइम पर चाओ और जियांग दोनों को एक शौक लगता है जब शू अपना मास्क हटाती है और बताती है कि अब वो मिस वैन की स्टूडेंट है तो वो किसी के भी एक्सपेक्टेशन को ख़राब नहीं करेगी और स्टार ऑर्केस्ट्रा को और भी आगे तक लेके जाएगी। फिर शू अपना ड्रीम पूरा कर रही होती है और ये देखकर पेजिन को बहुत ही खुशी मिलती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शू यहाँ वॉशरूम गई होती है और तभी किसी ने बाहर से डोर लॉक कर दिया होता है तो वहीं पर ही अटक जाती है। फिर तभी पेजिन उसे ढूंढते हुए यहाँ पहुँच जाता है और वो उसे कहता है कि अच्छा हुआ तुम्हें कुछ नहीं हुआ। शू बताती है कि तुमने तो कहा था ना कि मैं कहीं पे भी ट्रैप नहीं हो सकती हूँ। फिर इसके बाद शू घर पे आती है तो पेजिन ने उसके बर्थडे के लिए सरप्राइज़ प्लान किया होता है और यहाँ पर शू को देखने मिलता है कि उसने उसके हर साल के बर्थडे गिफ्ट को यहाँ पर रखा हुआ है जो कि शू को बहुत ही पसंद आते हैं। और वो उससे पूछती है कि ये सब चीज़ें उसे कैसे पता है कि उसकी पसंद क्या है क्या नहीं। तो फिर वो कहता है कि असल में उसने उसके सारे पोस्ट पढ़ा हुआ है तो वो उसके बारे में बहुत जानता है। उसे याद दिलाता है मैंने बताया था ना कि मैं तुम्हें हमेशा से फॉलो करता हूँ। और यहाँ पे जिन शू को डांस के लिए इनवाइट करता है। फिर दोनों साथ में डांस करते हैं और शू से रोते हुए हक करती है और वो सोच रही होती है कि पेजिन की हेल्प से वो आज वो पर्सन बन पाई है जो वो बनना चाहती थी। फिर पेजिन अपने असिस्टेंट से कॉल पे बात कर रहा होता है
और उसने अपने स्टेप ब्रदर जियांग को सबक सिखाने के लिए और भी एक बड़ा प्लान किया होता है, ताकि फिर जब वो चाय से नीचे गिरे तो उसे अच्छे से मज़ा चखने मिले। फिर हम देखते हैं कि पेजिन यहाँ बैठे बैठे सो रहा होता है। तभी शू आकर उसे देखने लगती है और वो सोचती है कि वो ऑलरेडी इतना थका हुआ था, फिर भी उसने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया। उसके फेस को इतने नज़दीक से देखते हुए उसे किस करने जा रही होती है, पर तभी इतने में पेजिन जाग जाता है तो शू वहाँ से जाने लगती है। तभी वो उसे रोकता है और उसे तुरंत ही हक कहने लगता है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि यहाँ चाओ की कंपनी में पार्टी चल रही होती है कि ऑर्केस्ट्रा इतना हिट गया तो उनको बहुत सक्सेस मिली है और ये बहुत बड़ी सक्सेस है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस भी काफ़ी ऊपर हो गया होता है। और यहाँ पर चाओ की कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स इसका क्रेडिट जियांग को दे रहे होते हैं और इसके साथ ड्रिंक के लिए चीयर्स कर रहे होते हैं। तो ये सब देख देख कर चाओ को गुस्सा आ रही होती है और फिर जियांग इन लोग को अपना नेक्स्ट प्लान बता रहा होता है कि उससे वो लोग और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब उसे मिस्टर जो के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, जो कि एक मिस्टीरियस और बहुत ही पावरफुल सी है। चाओ ये सब डिसीजन पर जियांग को क्वेश्चन करने लगती है कि उसकी वजह से उन्हें नुकसान भी तो हो सकता है। तो ये उसे समझाता है कि पहले तुम अपनी गलती नोटिस करो कि तुम्हारी वजह से कंपनी को कितना नुकसान चल रहा था, तुम कुछ भी हैंडल नहीं कर पा रही थी। तो फिर यहाँ सारे शेयर होल्डर भी जियांग का साथ देते हुए चाओ से कहने लगते हैं कि हाँ, मैं सब कुछ नहीं कर पा रही थी और अब कंपनी की सक्सेस को देखते हुए उसे इतना तो झेल नहीं चाहिए, क्योंकि मिस्टर जियांग बिल्कुल गलत नहीं है। तो फिर चाओ को चुप होना पड़ता है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि पे फैमिली में यहाँ पर एक पार्टी चल रही होती है जहाँ पर शू भी पहुँचती है। तो उसे देखकर जियांग की मॉम कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारा मेरे बेटे के साथ ऑलरेडी डिवोर्स हो गया, अब तुम हमारी फैमिली की मेंबर नहीं हो। तभी शू को देखकर तो बहुत सारी गेस्ट पहचान रही होती है, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा की वजह से शू का नाम बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। फिर तभी यहाँ शू को देखकर जियांग को भी गुस्सा आ रही होती है कि ये कहाँ से आ गई, और यहाँ पर जियांग तो खुश हो जाता है ये सोचकर कि लगता है मेरे ग्रैंडपा को भी पता लग गया कि मैं मिस्टर जो के साथ बिजनेस करने वाला हूँ। तो इसलिए इसी खुशी में उन्होंने यहाँ पर शू को बुला लिए ताकि मुझे और हेल्प मिले और मैं आगे बढ़ूँ। तो फिर शू यहाँ बताने लगती है कि असल में उसे इस पार्टी के लिए स्पेशली बुलाया गया है। जियांग की मॉम कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, हमारी पार्टी में खास फैमिली मेम्बर्स और बस बिजनेस पार्टनर को बुलाया गया और तुम तो कुछ भी नहीं हो। तो शू बताती है कि वो भी पे फैमिली की मेम्बर है और इस घर की डॉटर इन लॉ है। तो ये सुनकर तो जो खुश हो रहा होता है। तब यहाँ पर चाओ उसे दूर कर दिए और वो शू को समझाने लगती है कि तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है और अब जियांग मेरा है, तो तुम अब उसके पीछे नहीं लग सकती हो। और फिर जियांग की मॉम गार्ड्स को आवाज़ देने लगती है और कहती है कि इस लड़की को यहाँ से निकालो। तभी इतने में यहाँ पर पेजिन आ जाता है और कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि मेरी वाइफ को कौन निकालता है। तो ये सुनकर तो ये लोग शॉक होते हैं और फिर पेजिन शू से पूछता है कि ये लोगों ने तुम्हें ज़्यादा तो नहीं परेशान किया ना। फिर तभी इतने में यहाँ ग्रैंडपा पेजिन को देखकर खुश होते हैं और वो पूछते हैं कि तुम्हारी वाइफ कहाँ पर है, तुमने बोले थे तुम अपनी वाइफ को लेकर आओगे। तो पेजिन फिर उन्हें शू से मिलवाने लगता है और कहता है कि ग्रैंडपा यही आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। तब यहाँ पर जियांग की मॉम तुरंत ही चिल्लाने लगती है कि हम लोग इसके लिए अप्रूव नहीं कर रहे, तुम इससे शादी कैसे कर सकते हो। तो वो पेजिन ने याद दिलाता है कि मेरी मॉम ने भी कभी आपकी और मेरे डैड की शादी के लिए अप्रूव नहीं करी थी, पर फिर भी आप शादी करके आ गई ना। तो फिर यहाँ पर जियांग की मॉम का मुंह बंद हो जाता है और ग्रैंडपा इन लोग से कहते हैं कि बस अब झगड़ा बंद, और वो पेजिन को अंदर चलने बोलते हैं बात करने के लिए। तो फिर पेजिन शू से कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी आता हूँ। फिर वो आके ग्रैंडपा से बात करता है और ग्रैंडपा इस बात से बिल्कुल नहीं मान रहे होते कि वो शू से क्यों शादी कर रहा है। आखिर वो किसी भी लड़की से शादी कर सकता है, लेकिन यही क्यों, ये तो उसके स्टेप ब्रदर की अब एक्स वाइफ है। तो पेजिन साफ कह देता है कि शू के अलावा वो किसी और से शादी करता भी नहीं। उसके ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि फिर वो उसे फैमिली प्रॉपर्टी नहीं देंगे तो वो किसे चुनेगा, अपनी वाइफ को या फिर प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस को। तो भी पेजिन उनसे कह देता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ शू को ही चुनेगा। वो पूछता है कि ग्रैंडपा आप ये नहीं जानना चाहते हो कि मैंने शू को क्यों चुना। वो उन्हें रीज़न बताता है कि असल में वही वो लड़की है जिसका उसने इतने सालों से इंतज़ार किया है। तो ग्रैंडपा ये चीज़ सुन के काफ़ी शौक होते हैं कि क्या ये वही लड़की है। वो बताता है कि जब उसकी मॉम इस दुनिया से चली गई थी और उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, क्योंकि उसके डैड ने भी उसे छोड़ चुके थे। उस टाइम पर वो इतना अपसेट था और शू ने तभी उसे फ्रेंडशिप की थी और उसने जिस तरीके से उसे उस टाइम पर सपोर्ट की थी उसे वो आज भी नहीं भूल पाया और उसने इतने टाइम से उसे ढूंढा है और अब वो फाइनली उसे मिल गई है। तो फिर ये सब जानने के बाद तो ग्रैंडपा तुरंत ही मान जाते हैं कि उन्हें अब उसके और शू के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो तो उससे ये भी कहते हैं कि वो शू का इतना अच्छे से ख्याल रखे कि उसे कोई कमी नहीं होने दे। फिर जब यहाँ से पेजिन बाहर आता है तो उसका असिस्टेंट आके बताने लगता है कि मिस्टर जो को उनका प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया और आपकी वाइफ मिस शू की मदद से ये सब हो पाया। मिस शू के साथ जो उनका कनेक्शन है उसकी वजह से वो आपके साथ बिजनेस डील करने के लिए माने और अब हमें जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए। तो फिर पेजिन कहता है कि ठीक है, और वो देख रहा होता है कि उसका स्टेप ब्रदर जियांग कैसे उन लोग की बातें सुन रहे हैं। फिर लोग यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो लोग जानबूझ के उसे सुनाई तो रहे थे
और फिर यहाँ पर जियांग को लगता है कि जिन्हें इस वजह से शू से शादी की है क्योंकि शू का मिस्टर जो के साथ कनेक्शन है और उसका तो अब इतना फ़ायदा होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि शू यहाँ फिश को खाना खिला रही होती है। तब यहाँ पर चाओ आकर सभी के सामने उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करती है कि उसने पहले जियांग से शादी करी और अब उसके स्टेप ब्रदर पेजिन से शादी कर ली। वो कितनी शेमलेस है और उसे शर्म आनी चाहिए। तो शू कहती है कि शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए ना, क्योंकि तुम मिस्ट्रेस की तरह हम दोनों के बीच में आई थी और पहले तुमने किसी और का घर खराब करी हो। तो यहाँ पर चाओ के बारे में सारे लोग सुन लेते हैं कि ये ऐसे टाइप की लड़की है, तो वो लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं। शू इसे अच्छा जवाब देती है। तो यहाँ पर पेजिन को ये सब सुन के खुशी मिलती है और वो शू के लिए ताली बजाता है और फिर शू को अपने पास बुलाकर सभी को समझा देता है कि उसकी वाइफ का जो एटीट्यूड है वही सेम एटीट्यूड उसका भी है। तो कोई उसकी वाइफ से पंगा लेगा तो यानी वो उससे पंगा लेगा। फिर हम देखते हैं कि शू यहाँ घर पे होती है और वो आज पेजिन की फेवरेट परफ्यूम लगा लेती है, तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो दोनों अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शू कंपनी का काम संभाल रही होती है और तभी यहाँ पर जियांग उसे अपनी बातों में लेने आ जाता है। वो उसे फ्लावर्स गिफ्ट करते हुए उसे मनाने की कोशिश करता है। तभी बाहर कंपनी के एम्प्लॉयज़ इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि इन दोनों का तो डिवोर्स हो गया है ना, फिर भी आखिर मिस्टर जियांग यहाँ पर क्यों आए हुए हैं। तभी शू इसे अच्छे से बात करती है और वो कोई काम का बहाना करते हुए बाहर चली जाती है इसे अकेले ऑफिस में छोड़कर। और ये जानबूझ के यहाँ पर प्रोजेक्ट की फाइल चुराने आया होता है और ये इजीली लॉकर को खोल लेता है और उस फाइल को निकाल लेता है, तो बड़ा खुश हो रहा होता है। पर ये तो असल में शू और पेज इन दोनों का प्लान होता है। दूसरी तरफ जियांग ने मिस्टर जो के साथ फिर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होता है, तो यहाँ पर चाओ के सारे कंपनी के लोग उससे बड़े खुश होते हैं और वो अब उनका बॉस बन गया होता है। तो चाओ कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैंने तुम्हें अपनी कंपनी में लाई, इतना पावर दी और तुम मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। तो कहता है कि अब तुम अपना हाल देखो, सच में तुम तो अब शू के मुकाबले मेरी कोई काम की नहीं है। और फिर वो उसे हाथ भी नहीं लगाता और उसे इग्नोर करते हुए चला जाता है और उसके सारे कंपनी के लोग भी। फिर ये अपने डैड को कॉल लगाती है और उसके डैड भी उसे धोखा दे देते हैं क्योंकि उन्हें बस अपनी कंपनी का फ़ायदा चाहिए जो कि अब जियांग की वजह से उन्हें मिल रहा है, तो वो उसकी साइड होते हैं। और फिर जियांग यहाँ बड़ा खुश हो रहा होता है कंपनी संभाल कर, पर उसे एक ही झटके में यहाँ पर न्यूज़ मिलती है कि मिस्टर जो के साथ उसके सारे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए और इतने सारे इन्वेस्टर्स ने उसकी कंपनी में से इन्वेस्टमेंट निकाल ली और स्टॉक प्राइस भी गिरती जा रही है। अभी चाओ भी आकर उसे चिल्लाने लगती है, तो वो उसे ढकेल देता है और कहता है कि आखिर ये सब कैसे हो गया। तभी यहाँ पर चाओ का तो ब्लड फ्लो होने लगता है और उसका मिसकैरेज हो जाता है। जियांग फिर मिस्टर जो से बात करने जाता है तो उसे पता लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि पेजी ने उसकी दूसरी आइडेंटिटी मिस्टर जो वाली है और उसने उसे इस तरीके से फूल बनाया था। फिर यहाँ पर पेजी ने ऑलरेडी इसके खिलाफ सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिया होता है और फिर जियांग को जेल हो जाती है। और दूसरी तरफ अब चाओ को अपनी गलती का एहसास हो गया होता है और वो शू से माफ़ी मांगती है कि जो उसने उसके साथ करी थी अब उसे रिटर्न मिल चुका है। फिर शू को हम देखते हैं जिसको पेजिन के ड्रॉअर में से एक फ़ोटो देखने को मिलती है जो कि उसी की बचपन की फ़ोटो होती है। वो फिर याद करती है कि जब दोनों छोटे थे तब वो पेजिन से मिली थी। फिर वो तुरंत ही उससे ऑफिस से मिलने जाती है और तुरंत ही उसे हक करती है। तो फिर वो पूछता है कि अब तुम्हें सब याद आ गया है। फिर फाइनली दोनों अपनी हैप्पी मैरिज लाइफ जी रहे होते हैं और शू अब प्रेग्नेंट भी हो गई होती है और दोनों अपने आने वाले बेबी के लिए बहुत खुश होते हैं। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।